कभी कभी जिज्ञासा हमें ऐसी जगहों पर ले जाती है जहां जाने की कभी सोच भी नहीं थी। आज की कहानी एक ऐसे ही भूतिया बंगले की है जिसे रिंची का भूत बंगला कहा जाता था। अफवाहों के मुताबिक इस हवेली में रिंची की आत्मा भटकती थी। दोस्तों, क्या आप भूतों में यकीन रखते हैं? ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। दो ऐसे लड़कों की कहानी है जो इस भयानक हवेली के रहस्य को सुलझाने निकल पड़े। उनके साथ क्या हुआ, ये जानने के लिए पूरी वीडियो जरूर देखें। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त नवीन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी मेरी जुबानी दोस्तों। अब एक नया श्रृंखला रोजाना के लिए शुरू किया है। श्रृंखला ये है कि कहानी को सुनने के बाद आपको कहानी अच्छी लगे तो आप कमेंट करके ये बताना कि आप किस जगह से कहानी सुन रहे हो और आपका नाम क्या है। इसके बाद अगली वीडियो में मैं आपका नाम जरूर लूंगा। कमेंट करना ना भूले और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यह छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। रांची की हसीन वादियों में पेड़ों के घने झुंड के बीच में एक विशाल हवेली खड़ी थी। वह इतनी पुरानी थी कि उसकी दीवारों पर समय मानो खुद को उकेर गया हो। जर्जर छतें, टूटी खिड़कियां और उखड़ी हुई जमीन हवेली के भयानक अतीत की कहानी बयां कर रही थी। गांव वाले इसे रिंची भूत बंगला कहते थे। कहा जाता है कि कई साल पहले रिंची नाम की एक खूबसूरत लड़की इस हवेली में रहती थी। उसे एक अमीर जमींदार से प्यार हो गया, लेकिन उसका परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था। जमींदार को रास्ते से हटाने के लिए रिंची के परिवार ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। उस दिन से हवेली में हर रात रिंची की आत्मा भटकती है, बदला लेने के लिए बेताब। कुछ साल पहले 4 कॉलेज के दोस्त अमन, निशा, वीर और सानिया एक साहसी यात्रा पर निकले। उन्होंने रिंची भूत बंगला के बारे में सुना था और इसे देखने का फैसला किया। हालांकि गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी कि वे हवेली में न जाएं, लेकिन रोमांच की तलाश में वे उनकी बातों को अनसुना कर दिया। सूर्यास्त के समय वे हवेली के पास पहुंचे। सन्नाटा इतना गहरा था कि उनकी सांसें भी उन्हें भारी लग रही थीं। टूटी हुई खिड़कियों से अंधेरे कमरों की आंखें उन्हें घूर रही थीं। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो उनकी रीढ़ को कंपा रही थी। वीर, जो खुद को सबसे बहादुर समझता था, ने कहा, चलो घबराओ मत, ये सिर्फ एक पुरानी हवेली है। निशा थोड़ी डरी हुई थी। उसने कहा, मुझे नहीं लगता कि हमें यहां रहना चाहिए, वापस चलते हैं। अमन ने निशा को आश्वस्त किया और कहा, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, हम जल्दी से जल्दी घूमकर निकल जाएंगे। सानिया उत्साहित थी, उसे भूतों की कहानियों में मजा आता था। वह बोली, चलो अंदर चलते हैं, शायद हमें कोई भूत मिल भी जाए। उनकी मूर्खतापूर्ण हिम्मत ने उन्हें हवेली के जर्जर दरवाजे को खोलने के लिए प्रेरित किया। जैसे ही दरवाजा खुला, एक चीख सी निकली, मानो हवेली खुद उनका स्वागत कर रही हो। अंदर का वातावरण और भी भयानक था। धूल से भरे हुए फर्नीचर, जमीन पर बिखरे हुए सामान और दीवारों पर टंगी हुई भयानक तस्वीरें, यह सब मिलकर एक भयानक दृश्य बना रहा था। अचानक हवा में एक ठंडी लहर दौड़ी और एक मोमबत्ती बुझ गई। अंधेरे में चीखने की आवाज आई। यह निशा थी। उसने किसी चीज को छू लिया था और अब वह दहशत में चिल्ला रही थी। निशा की चीख हवेली की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। अंधेरे में चारों ओर घबराहट फैल गई। अमन ने लाइटर जल्दी से जलाया, जिससे कमरे में थोड़ी रोशनी फैली। निशा दीवार से सटकर खड़ी थी। उसका चेहरा सफेद पड़ा हुआ था। उसने कांपते हुए कहा, मैंने किसी का हाथ महसूस किया। वीर ने उसे शांत कराते हुए कहा, शायद कोई चमगादड़ या छिपकली होगी, चिंता मत करो। लेकिन उसकी आवाज में भी थोड़ा कंपन था। सानिया ने आसपास देखा, कहीं माचिस है। एक टूटी हुई मेज पर उसे एक डिब्बा मिला। माचिस जलाकर उसने कुछ और मोमबत्तियां जला दी। हवेली के अंदर का माहौल और भी भयानक लगने लगा। टूटी हुई सीढ़ियां ऊपर की ओर जाती थीं। अचानक ऊपर से फर्श पर किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आई। वीर ने कहा, यह क्या था? अमन ने कहा, शायद हवा से कोई चीज गिरी होगी। चलो चलते हैं, जल्दी से ऊपर का निरीक्षण कर लेते हैं। निशा डर के मारे जाने से इनकार कर रही थी, लेकिन बाकी तीनों उसे साथ ले गए। सीढ़ियां चढ़ते समय उनकी सांसें तेज हो रही थीं। हर आहट उन्हें चौंका दे रही थी। थी।  ऊपर का कमरा भी उतना ही जर्जर था। धूल से भरा हुआ, और दीवारों पर टंगी हुई भयानक तस्वीरें, यह सब मिलकर एक भयानक दृश्य बना रहा था। अचानक हवा में एक ठंडी लहर दौड़ी और एक मोमबत्ती बुझ गई। अंधेरे में चीखने की आवाज आई। यह निशा थी। उसने किसी चीज को छू लिया था और अब वह दहशत में चिल्ला रही थी। निशा की चीख हवेली की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। सानिया ने आसपास देखा, कहीं माचिस है। एक टूटी हुई मेज पर उसे एक डिब्बा मिला। माचिस जलाकर उसने कुछ और मोमबत्तियां जला दी। हवेली के अंदर का माहौल और भी भयानक लगने लगा। टूटी हुई सीढ़ियां ऊपर की ओर जाती थीं। अचानक ऊपर से फर्श पर किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आई। वीर ने कहा, शायद हवा से कोई चीज गिरी होगी, चिंता मत करो। लेकिन उस की आवाज में भी थोड़ा कंपन था। सानिया ने आसपास
और टूटे हुए सामान से अटा पड़ा हुआ। दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर ने उनका ध्यान खींचा। उसमें एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसके पहनावे से लगता था वह किसी जमींदार परिवार की थी। तस्वीर के नीचे लिखा था, रिंची सिंह। सानिया ने कहा, यह वही रिंची होगी जिसके बारे में गांव वाले बताते थे। अचानक कमरे के कोने से एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई उनकी गतिविधियों को देख रहा हो। वीर ने टॉर्च जलाकर कोने में रोशनी डाली। कुछ भी नहीं था, सिर्फ जमीन पर गिरे हुए कपड़े का एक ढेर। लेकिन अगले ही पल कमरे के बीचों बीच हवा में एक ठंडी लहर दौड़ी और मोमबत्तियां बुझ गईं। वे अंधेरे में तड़प रहे थे, उनके दिल बेतहाशा धड़क रहे थे। अचानक उन्हें हवा में किसी के चलने की आहट सुनाई दी। वह आहट धीमी थी, लयबद्ध थी, मानो कोई जानबूझकर उन्हें डरा रहा हो। निशा चीख उठी, मुझे यहां से निकालो। अमन ने लाइटर जलाने की कोशिश की, लेकिन तेज हवा के झोंके ने बार बार लाइटर बुझा दिया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। सिर्फ चलने की आहट तेज हो गई थी। अब वह उनके बिल्कुल करीब थी। वीर ने हिम्मत जुटाकर कहा, भागो। वे अंधेरे में टटोलते हुए टूटे दरवाजे की ओर भागे। सीढ़ियां उतरते समय निशा फिसलकर गिर पड़ी। अमन उसे उठाने के लिए रुका, लेकिन तभी चलने की आहट उनके ठीक पीछे आ गई। निशा की चीख अचानक थम गई। अमन घबरा गया। उसने निशा का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में उसे कुछ नहीं मिला। वीर और सानिया पहले ही नीचे भाग चुके थे। अमन ने उन्हें पुकारा, वीर, सानिया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अचानक टॉर्च की रोशनी सीढ़ियों पर दिखाई दी। यह वीर था। उसके चेहरे पर दहशत का भाव था। उसने कहा, निशा नहीं है। अमन को यकीन नहीं हो रहा था। उसने फिर से निशा को पुकारा, लेकिन जवाब सिर्फ सन्नाटा था। हवा में चलने की आहट भी गायब हो चुकी थी। एक भयावह खामोशी ने उन्हें जकड़ लिया था। वीर ने कांपते हुए कहा, हमें यहां से निकलना होगा। वे लाइटर की रोशनी में टटोलते हुए हवेली के मुख्य द्वार तक पहुंचे। दरवाजा अचानक खुद से ही जोर से बंद हो गया। उन्होंने उसे खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं हिला। वे हताश होकर चिल्लाने लगे, लेकिन उनके अलावा कोई नहीं था जो उनकी पुकार सुन सके। अचानक ऊपर से एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। यह निशा की आवाज थी, लेकिन उसमें दर्द और डर के साथ साथ एक अजीब सी गूंज भी थी, मानो कोई और बोल रहा हो। चीख धीरे धीरे कम होती गई और फिर एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। अमन और वीर दीवार के सहारे सिर झुकाकर खड़े हो गए। वे हार मान चुके थे, मौत को करीब महसूस कर रहे थे। तभी हवेली के अंदर से एक महिला का मधुर स्वर गूंजा, अमन, वीर। यह आवाज जानी पहचानी थी। यह निशा की आवाज थी, लेकिन फिर भी उसमें कुछ अलग था। एक अजीब सी मिठास, एक भयानक सी खींच। अमन ने धीरे से वीर को देखा और पूछा, यह निशा है? वीर ने सिर हिला दिया। आवाज फिर आई, डरो मत, मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगी, बस दरवाजा खोल दो। अमन और वीर को कोई रास्ता नहीं सूझा। मौत के आगे झुकते हुए उन्होंने धीरे धीरे दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, हवेली के अंदर से एक सफेद साया उनकी ओर बढ़ा। उसकी आकृति धुंधली थी, चेहरा स्पष्ट नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी। अमन चीख उठा, निशा! लेकिन सामने खड़ी आकृति निशा नहीं थी। वह रिंची थी, वही रिंची जिसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उसकी आत्मा सालों बाद भी बदला लेने के लिए बेताब थी। रिंची का भयानक रूप देखकर वीर बेहोश हो गया। अमन सहम गया। रिंची धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और कहा, आज तुम्हारी बारी है। अचानक हवेली के बाहर से तेज आवाजें आईं। मशालों की रोशनी दरवाजे से झलकने लगी। गांव वाले अमन और वीर की चीखें सुनकर हवेली की तरफ दौड़ पड़े थे। रिंची का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। वह अंधेरे के कोने में जाकर छिप गई। गांव वालों ने दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए। उन्होंने बेहोश वीर और सहमे हुए अमन को देखा। उन्होंने दोनों को बाहर निकाला और सारी कहानी सुनी। गांव के मुखिया ने कहा, रिंची की आत्मा को शांति नहीं मिली है, उसे मुक्ति चाहिए। अमन घबराए हुए स्वर में बोला, लेकिन हमने निशा को क्या किया? वह भी तो गायब हो गई। मुखिया ने सिर हिलाया। रिंची अपनी ताकत से किसी को भी अपना रूप धारण करने पर मजबूर कर सकती है। हो सकता है उसने निशा का रूप धार कर तुम्हें फंसाने की कोशिश की हो। वीर इस बीच होश में आ चुका था। उसने सिर पर हाथ फेरा और पूछा, अब क्या होगा? मुखिया ने कहा,
गांव में एक तांत्रिक रहता है, वही शायद रिंची की आत्मा को शांति दिला सकता है। उम्मीद की एक किरण जगी। अमन ने पूछा, वह तांत्रिक कहाँ रहता है? मुखिया जवाब देने ही वाला था कि अचानक हवेली के अंदर से एक जोर का धमाका हुआ। धूल का गुबार उठा और हवेली की छत का एक हिस्सा ढह गया। गांव वाले सहम गए। मुखिया ने कहा, हवेली अब और भी जर्जर हो गई है, जल्दी निकलना होगा। वे सब गांव की तरफ भागे। पीछे मुड़कर देखा तो रिंची भूत बंगला का एक भयानक सिलुएट शाम के आसमान में खड़ा था। गांव पहुंचकर मुखिया ने उन्हें तांत्रिक के घर का रास्ता बताया। तांत्रिक एक बूढ़ा व्यक्ति था। उसकी झुर्रियोंदार त्वचा और सफेद दाढ़ी उसे एक रहस्यमय आभा दे रही थी। अमन ने उसे पूरी घटना बताई। तांत्रिक ने ध्यान से सुना और फिर बोला, रिंची को मुक्ति दिलाने के लिए एक अनुष्ठान करना होगा। इसके लिए कुछ खास सामग्री की जरूरत होगी। उसने एक लंबी सी लिस्ट बताई जिसमें जंगली फल, जड़ी बूटियां और कुछ दुर्लभ पूजा सामग्री शामिल थी। गांव वालों की मदद से अगले कुछ दिनों में सारी चीजें जुटा ली गईं। अमावस्या की रात को तांत्रिक ने रिंची भूत बंगला के पास एक यज्ञ तैयार किया। मंत्रों का जाप किया गया और हवन कुंड में आहुतियां दी गई। वातावरण भक्तिमय हो गया। तभी हवेली के अंदर से रिंची की भयानक चीख सुनाई दी। हवा में एक अजीब सी ऊर्जा का संचार होने लगा। तांत्रिक ने मंत्रों का जाप और तेज कर दिया। धीरे धीरे चीख कम होती गई और उसकी जगह एक शांत धुन सुनाई देने लगी। हवा में सफेद रोशनी फैल गई और रिंची का भूत धीरे धीरे उस रोशनी में विलीन हो गया। अनुष्ठान पूरा होने के बाद गांव में शांति छा गई। सभी को लगा कि रिंची की आत्मा को आखिरकार मुक्ति मिल गई है। अगले दिन सुबह अमन और वीर ने गांव वालों को धन्यवाद दिया और वापस जाने की तैयारी करने लगे। जाते समय उन्होंने रिंची भूत बंगला की तरफ एक आखिरी निगाह डाली। हवेली जर्जर थी, लेकिन पहले जैसा भयानक एहसास नहीं दे रही थी। शायद रिंची की मुक्ति के साथ ही उसका भयावह भी खत्म हो गया था। अमन और वीर रिंची भूत बंगला के भयानक अनुभव को कभी नहीं भूल पाएंगे। यह उनके लिए एक सबक था कि अतीत के रहस्यों को कुरेदने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। अमन और वीर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौट आए थे, लेकिन रिंची भूत बंगला का खौफ उनके दिलों में गहरा बैठा हुआ था। खासकर निशा का लापता होना उन्हें रातों को नींद नहीं आने देता था। एक रात अमन को एक ख्वाब आया। उसने देखा कि एक सफेद साड़ी पहनी हुई महिला उसके सामने खड़ी है। उसके चेहरे पर घूंघट था, लेकिन उसकी आवाज निशा जैसी ही मधुर थी। महिला ने कहा, अमन, मेरी मदद करो। अमन चौंक कर उठा। वह पसीने से तरबतर था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह सपना था या सच। सुबह होते ही उसने वीर को फोन किया। वीर भी निशा के बारे में लगातार सोचता रहता था। अमन ने उसे अपना सपना बताया। वीर ने कहा, शायद यह कोई संकेत है, हमें पता करना चाहिए कि निशा के साथ क्या हुआ था। अमन सहमत हुआ। उन्होंने गांव के मुखिया से संपर्क किया और रिंची भूत बंगला जाने की इच्छा जताई। मुखिया हैरान हुआ। उसने कहा, लेकिन रिंची को तो मुक्ति मिल चुकी है, अब हवेली में कोई भूत नहीं है। अमन ने उसे निशा के बारे में बताया और कहा, शायद निशा को रिंची ने कहीं कैद कर रखा है। मुखिया को उनकी बातों में कुछ तर्क लगा। उसने कहा, ठीक है, मैं तांत्रिक से बात करता हूं, शायद वो कोई रास्ता निकाल सके। तांत्रिक ने भी माना कि रिंची की आत्मा तो मुक्त हो गई है, लेकिन हो सकता है उसने निशा को कैद कर रखा हो। उसने उन्हें बताया कि हवेली के एक गुप्त तहखाने की कहानी है जिसका जिक्र गांव के पुराने लोग करते हैं। तांत्रिक ने उन्हें एक खास जड़ी बूटी का लेप दिया जिसे लगाने से उन्हें तहखाने का रास्ता दिखाई दे सकता है। साथ ही उसने उन्हें कुछ तांत्रिक मंत्र बताए जिनका इस्तेमाल खतरे की स्थिति में किया जा सकता है। कुछ दिनों की तैयारी के बाद अमन और वीर, मुखिया और कुछ ग्रामीणों के साथ रिंची भूत बंगला पहुंचे। हवेली जस की तस खड़ी थी, लेकिन अब उसमें भयावहता का कोई असर नहीं था। तांत्रिक ने अमन और वीर को जड़ी बूटी का लेप लगाया। थोड़ी देर में उन्हें दीवार पर एक फीकी सी आकृति दिखाई देने लगी। यह एक गुप्त दरवाजे का निशान था। ग्रामीणों की मदद से उन्होंने दीवार को तोड़ा और तहखाने का रास्ता खोल दिया। अंदर जाने के लिए मशालों का इंतजाम किया गया। तहखाना अंधेरा और नम था। हवा में एक सड़ी गंध फैली हुई थी।
धीरे धीरे तहखाने के अंदर जाते हुए उन्हें कमजोर आवाजें सुनाई देने लगी। यह निशा की आवाज थी। वह मदद के लिए पुकार रही थी। आवाज का पीछा करते हुए वे एक लोहे के पिंजरे तक पहुंचे। पिंजरे के अंदर निशा बेहोश पड़ी हुई थी। उसके शरीर पर कई चोटों के निशान थे। अमन और वीर ने तांत्रिक मंत्रों का जाप करते हुए पिंजरे का ताला तोड़ा। निशा होश में आई और उन्हें देखकर रो पड़ी। उसने उन्हें बताया कि रिंची का एक भूत नहीं बल्कि उसका कोई वंशज है जो अपनी पैतृक संपत्ति हथियाने के लिए उसे बंधक बनाकर रखना चाहता था। यह सुनकर सब हैरान रह गए। तांत्रिक ने निशा को तहखाने से बाहर निकाला और उसका इलाज किया। पुलिस को सूचित किया गया। जांच के बाद पता चला कि रिंची का कोई वंशज नहीं था। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि रिंची के परिवार का सारा वजूद उसी रात खत्म हो गया था जिस रात उसकी हत्या हुई थी। तो फिर निशा को बंधक बनाने वाला कौन था? यह सवाल सभी के मन में कचोट बनकर रह गया। अमन और वीर निशा के साथ वापस लौटे। निशा को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ दिनों के इलाज के बाद वह ठीक हो गई, लेकिन उस भयानक अनुभव का साया उसके ऊपर बना रहा। एक दिन अमन अस्पताल में निशा से मिलने गया। निशा ने उसे बताया कि तहखाने में उसे एक अजीब सी डायरी मिली थी। वह डायरी किसी ऋचा नाम की लड़की की थी। उसने डायरी खोलकर पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था कि ऋचा रिंची की छोटी बहन थी। रिंची की हत्या के बाद ऋचा गांव छोड़कर चली गई थी। डायरी में ऋचा ने लिखा था कि वह रिंची की मौत का बदला लेना चाहती थी। इसके लिए उसने गांव में वापसी की योजना बनाई। उसने यह भी लिखा था कि उसने हवेली के नीचे एक गुप्त तहखाना खुदवाया है जिसमें किसी को भी बंधक बनाकर रखा जा सके। ऋचा ने यह भी लिखा था कि वह रिंची के हत्यारों को खोज रही है और उन्हें सजा दिलाएगी। डायरी पढ़कर सब हैरान रह गए। रिंची की आत्मा को शांति तो मिल गई थी, लेकिन उसकी बहन ऋचा अब खुद एक भयानक बदले की आग में जल रही थी। अमन ने निशा को बताया, शायद ऋचा ने ही तुम्हें बंधक बनाकर रखा था। निशा ने सिर हिलाया। उसने बताया कि तहखाने में उसने एक महिला को देखा था जिसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आवाज गुस्से से भरी हुई थी। अब उनके सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई थी। ऋचा को कैसे रोका जाए? उसे कैसे रिंची की मौत का असली हत्यारा खोजने में मदद की जाए? अमन और वीर ने तांत्रिक से सलाह ली। तांत्रिक ने बताया कि ऋचा की आत्मा को भी शांति दिलाने की जरूरत है। इसके लिए उसे यह जानना होगा कि रिंची की हत्या किसने की थी। उन्होंने गांव के उन बूढ़े लोगों से बात की जो रिंची के समय जीवित थे। कई कहानियां सामने आईं। कुछ लोगों का कहना था कि रिंची का प्रेमी उसे मारकर भाग गया था, जबकि कुछ का कहना था कि रिंची के परिवार के ही किसी रिश्तेदार ने लालच में उसकी हत्या कर दी थी। कोई भी कहानी पूरी तरह से सच नहीं लग रही थी। सारा सच जानने के लिए उन्हें किसी ठोस सबूत की जरूरत थी। एक दिन गांव के एक बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें बताया कि रिंची के पास एक खास हार थी जो हीरे और जवाहरातों से जड़ी हुई थी। उस हार को रिंची की मौत के बाद कभी नहीं देखा गया। यह सुनकर अमन को एक ख्याल आया। उसने वीर और निशा को बताया, शायद रिंची का असली हत्यारा वही होगा जिसके पास वह हार होगा। अमन का सुझाव सबको तर्कसंगत लगा। रिंची की हत्या का असली मकसद उसकी संपत्ति हथियाना हो सकता था और हार सबसे कीमती चीजों में से एक थी। अब उनकी खोज का दायरा बदल गया। उन्हें रिंची के हार को ढूंढना था। गांव के बुजुर्गों से बातचीत करने पर पता चला कि रिंची के हार को कई बार गांव के मेले में देखा गया था। एक जौहरी जिसका नाम लालचंद था, वो हार को बड़े गर्व से दिखाता था। अगले दिन सुबह अमन, वीर और निशा लालचंद की दुकान पर पहुंचे। दुकान छोटी थी, लेकिन उसमें तरह तरह के आभूषण चमक रहे थे। लालचंद एक मोटे तागड़े व्यक्ति थे जिनकी आंखों में हमेशा एक चालाक चमक रहती थी। अमन ने लालचंद से पूछा, क्या आप हीरे जवाहरातों का हार बेचते हैं? लालचंद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी हाँ साहब, हर तरह के आभूषण मिलेंगे आपको यहाँ। अमन ने आगे कहा, हम एक खास हार की तलाश में हैं, वह हीरे और जवाहरातों से जड़ा हुआ है। लालचंद उनकी बात ध्यान से सुन रहा था। उसकी मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। उसने कहा, ऐसा कोई हार मुझे याद नहीं आता। अमन ने निराश न होते हुए कहा, शायद आप थोड़ा और याद करने की कोशिश करें।
यह हार रिंची नाम की एक लड़की का था। लालचंद का चेहरा सफेद पड़ गया। वह घबरा गया और हकलाते हुए बोला, रिंची का हार? नहीं नहीं, मुझे ऐसी कोई चीज याद नहीं आती। उसकी घबराहट ने अमन को और भी ज्यादा सतर्क कर दिया। उसने दृढ़ स्वर में कहा, लालचंद जी, हम जानते हैं कि वह हार आपके पास है, आप हमें वह दिखा दें। लालचंद ने इनकार करते हुए कहा, आप गलत समझ रहे हैं, मेरे पास ऐसा कोई हार नहीं है। अचानक दुकान के पीछे से एक चीख सुनाई दी। अमन, वीर और निशा चौंक गए। वीर ने पूछा, यह क्या आवाज थी? लालचंद घबरा गया। उसने कहा, कुछ नहीं, शायद कोई बिल्ली होगी। लेकिन अमन को यकीन नहीं हो रहा था। उसने जोर देकर कहा, मुझे लगता है पीछे किसी को चेक करना चाहिए। लालचंद ने मना किया, नहीं नहीं, वहां कुछ नहीं है। लेकिन अमन पीछे जाने पर अड़ा रहा। वीर भी उसके साथ गया। पीछे का कमरा अंधेरा था। उन्होंने मशाल जलाकर कमरे का निरीक्षण किया। कमरे के एक कोने में एक लोहे का संदूक रखा हुआ था। संदूक पर ताला लगा हुआ था। अचानक उनकी नजर संदूक के ऊपर टंगी एक तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में रिंची खड़ी थी। उसके पहनावे से पता चलता था कि यह उसकी सगाई की तस्वीर थी। उसके बगल में खड़ा हुआ शख्स लालचंद था। तस्वीर देखकर अमन और वीर की सांसें थम गईं। यह स्पष्ट था कि लालचंद रिंची को जानता था और शायद उससे कहीं ज्यादा करीबी रिश्ता भी रखता था। अमन ने तस्वीर को लालचंद के सामने लहराते हुए पूछा, ये कौन है? आप रिंची को कैसे जानते थे? लालचंद पसीने से तर हो चुका था। उसने सिर झुका लिया और कुछ नहीं बोला। वीर ने आगे बढ़कर लोहे के संदूक की तरफ इशारा किया। और यह संदूक, क्या इसमें रिंची का हार है? लालचंद अब इनकार नहीं कर सकता था। उसने कांपते हाथों से संदूक का ताला खोला। उसके अंदर से वही हीरे जवाहरातों से जड़ा हुआ हार चमक रहा था, जिसका जिक्र गांव वालों ने किया था। अमन ने हार को उठाकर देखा। यह बेहद खूबसूरत था, लेकिन अब उसकी चमक किसी भयानक रहस्य को उजागर कर रही थी। उन्होंने लालचंद को आदेश दिया, हमें सारी सच्चाई बताओ। रिंची के साथ क्या हुआ था? लालचंद घुटनों के बल गिर पड़ा और उसने सारी कहानी बताई। वह रिंची का मंगेतर था, लेकिन उसका परिवार रिंची के गरीब होने का कारण शादी के लिए राजी नहीं था। लालचंद रिंची से बहुत प्यार करता था, लेकिन वह इतना गरीब था कि उसका रिश्ता टूटने का डर उसे सताता था। एक रात उसने रिंची को हवेली में बुलाया और उसे शादी के लिए भागने का प्रस्ताव रखा। रिंची मान गई, लेकिन लालचंद के मन में लालच पैदा हो गया। उसने सोचा कि रिंची के गहनों को लेकर भाग जाएगा तो एक साथ सुखी जीवन बिता सकेगा। उसने रिंची को जहर दे दिया और हत्या कर दी। बाद में उसने रिंची के गहनों को बेचने की कोशिश की, लेकिन गांव में किसी को शक न हो, इसलिए उसने उन्हें अपने पास ही रख लिया। अमन, वीर और निशा गुस्से और घृणा से भर उठे। लालचंद के प्यार में सिर्फ स्वार्थ छिपा हुआ था। उसकी लालच ने एक बेगुनाह लड़की की जान ले ली। उन्होंने तुरंत पुलिस को बुला लिया। लालचंद को गिरफ्तार कर लिया गया। रिंची के हार को सबूत के तौर पर जब्त कर लिया गया। कुछ दिनों बाद कोर्ट में सुनवाई हुई। लालचंद को रिंची की हत्या का दोषी पाया गया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। रिंची को आखिरकार न्याय मिल गया था। उसकी बेचैन आत्मा को शांति मिली। रिचा को भी शायद अब यह जानकर शांति मिलेगी कि उसकी बहन के हत्यारे को सजा हो चुकी है। हवेली, भूत बंगला अब एक खामोश इमारत बनकर रह गई थी। भयावहता का साया अब दूर हो चुका था। लेकिन रिंची की कहानी गांव वालों को यह सीख दे गई कि कभी भी लालच में आकर रास्ता भटकना नहीं चाहिए। अमन और वीर वापस अपने शहर चले गए। रास्ते में उन्हें रिंची की हवेली दूर से दिखाई दी। सूरज की रोशनी में हवेली अब उजली सी दिखाई दे रही थी। भयावहता का साया खत्म हो चुका था। खिड़कियों से हवा आ रही थी, मानो हवेली भी राहत की सांस ले रही हो। अमन ने वीर की तरफ देखा और कहा, चलो चलते हैं। वीर ने सिर हिलाया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। पीछे मुड़कर देखा तो रिंची भूत बंगला धीरे धीरे दूर होता जा रहा था। उसके साथ ही उनका वह भयानक अनुभव भी दूर होता जा रहा था। रास्ते में निशा सो रही थी। रिंची के साथ हुई घटना ने उसे बुरी तरह से झकझोर कर दिया था, लेकिन उसे खुशी थी कि रिंची को शांति मिल गई थी। शहर पहुंचने के बाद अमन और वीर ने निशा को उसके घर छोड़ दिया। जाते समय निशा ने उनका धन्यवाद किया और कहा,
आप दोनों ने मेरी बहुत मदद की। अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो हमारी ड्यूटी थी। वीर ने आगे कहा, अच्छा तुम ठीक से रेस्ट करो। निशा ने सिर हिलाया और घर के अंदर चली गई। अमन और वीर भी वहीं से विदा हो गए। कुछ दिनों बाद अमन और वीर एक रेस्टोरेंट में मिलने का प्लान बनाए। दोनों ही उस भयानक अनुभव को भुलाकर अपनी जिंदगी में वापस लौट आए थे। वीर ने अमन से पूछा, यार कभी सोचा था कि जिंदगी में इतना खौफनाक अनुभव होगा? अमन ने हंसते हुए कहा, वास्तव में नहीं सोचा था, लेकिन यह भी जिंदगी का एक हिस्सा है। वीर ने गंभीर होते हुए कहा, लेकिन एक बात अच्छी हुई, रिंची को तो शांति मिल गई। अमन सहमत हुआ, हाँ, और उम्मीद है कि ऋचा की आत्मा को भी अब शांति मिल गई होगी। कुछ देर बातचीत करने के बाद वे दोनों उठे और रेस्टोरेंट से बाहर निकल आए। बाहर हवा में ठंडक थी। उन्होंने एक दूसरे का हाथ मिलाया और विदा लिया। अमन को पता था कि शायद ही वह कभी दोबारा रिंची भूत बंगला जाए, लेकिन वह यह भी जानता था कि रिंची की कहानी और उसका भयानक अनुभव हमेशा उसकी यादों में किसी कोने में जिंदा रहेगा। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इसके बाद दोस्तों हम वापस श्रृंखला शुरू करेंगे जो मैंने कल आपसे कहा था। साथ ही जिन लोगों ने कल की कहानी सुनने के बाद कमेंट करते हुए अपना नाम और जगह बताया था, अब उन लोगों का नाम लेता हूं। पहला नाम है गुजरात से सीमा, अगला नाम है कार्बी आंगलोंग डिफू से वाइसोंग हानजंग, अगला नाम है पंजाब से संदीप सिंह, अगला नाम है कानपुर उत्तर प्रदेश से शुभम अवस्थी, अगला नाम है मेघालय से ट्रिबलिंग का दखार जोवाई, अगला नाम है पुरुलिया से आनंद, अगला नाम है दिल्ली से कुणाल, अगला नाम है दिल्ली मोतीबाग से खुशी, अगला नाम है भोपाल से गोलू दांगी, अगला नाम है दिल्ली से सुभाष कुमार, अगला नाम है कोलकाता से राजा मल्लिक। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।